हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करते हैं 2020 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। क्योंकि ये कुछ राज्यों में, भारत के अधिकांश राज्यों में जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, उन विद्यालयों में ये पहले लॉकडाउन से पहले तो हो चुका है। और कुछ हाई एल्टीट्यूड वाले स्टेट जो अभी होना है 7 नवंबर को, उन बच्चों के लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा जो आगामी 7 नवंबर को पेपर देने वाले हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा बच्चों से कि इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भेजा हूं, तो आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए और फिर मेरे साथ इसके आंसर मिलाइए, आपके 100 में से कितने सही आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे साथ सॉल्व करते हैं ये नवोदय का पेपर। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रश्नों के निर्देश पढ़ने हैं। इसमें 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, केवल चित्र वाले, पैटर्न वाले, मानसिक योग्यता जांचने के लिए। तो आपने 10 प्रकार के पैटर्न को समझने के लिए पहले प्रश्नों को ढंग से पढ़ना है। तो मैंने इसका प्रश्न पढ़ लिया है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। इनमें आपने क्या करना है कि 4 आकृतियां दी हुई हैं, इसमें 3 एक जैसी हैं, सदृश हैं, और एक डिफरेंट है, अलग है। तो आपने अलग आकृति को छांटना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये समकोण है, तो तीसरे में ये समकोण है, चौथे में ये समकोण है, लेकिन इसमें समकोण कोई भी नहीं है, तो इसलिए आंसर यही होगा। यहाँ देखिए KIT से बना है, ये भी KIT से बना है, ये भी KIT से बना है, ये KIC से बना है, तो ये अलग। यहाँ देखिए वृत्तों के बाहर तीर का निशान है, ये बाहर की तरफ है, बाहर यहाँ अंदर की तरफ लगा है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ देखिए इन तीनों के वर्ग के बाहर की भुजा पे ये निशान बना है, लेकिन यहाँ विकर्ण पे बना है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपने क्या करना है, जो एक आकृति पहले दी हुई है, इसी के सदृश आकृति, इसी के समान आकृति, बिल्कुल जो समान मिलती हो यहाँ खोजनी है। तो देखिए इसकी 2 आंखें ऊपर हैं, यहाँ बीच में वर्ग बना है, तो ये 2 वृत्त ऊपर हो गए वर्ग, और ये दूसरी आकृति सेम मिल रही है। बाकी देखिए इनमें ऊपर के यहाँ गोले हो गए, इसके दाएं तरफ गोले हो गए, यहाँ नीचे गोले हो गए। इसमें देखिए ये 8 भाग इसके हैं, 3 भाग इस तरह से इस पैटर्न में कलर रंगे हुए हैं, इसका नहीं रंगा है। ये पैटर्न जो है केवल इससे मैच कर रहा है, दूसरे वाले से देखिए 2 यहाँ कोरे हो गए, एक यहाँ कोरा हो गया, बाकी किसी से मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसमें सिंपल धन का निशान है और चारों तरफ तीर के निशान लगे हुए हैं। यहाँ देखिए इसका मैच केवल इससे हो रहा है, बाकी किसी इन पे सब पे यहाँ उल्टा निशान दिया हुआ है। यहाँ देखिए इसमें सिंपली इसमें 2 त्रिभुज है, इधर और इधर। देखिए तो इसमें तो ये नहीं मिल रहा है, देखिए 2 त्रिभुज, इसमें एक इधर को ये हो गया, इधर को ये दूसरा हो गया, तो ये सही आकृति, सही आंसर यही है। देखिए फिर आपने निर्देश ढंग से पढ़ने हैं इनको। और यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 9 से 3 भाग, एक वर्ग के 4 हिस्से किए हुए हैं, फिर इसके 3 वर्ग अंदर भरे हुए हैं और खाली एक वर्ग आपने इसी पैटर्न, तीनों के पैटर्न के अनुसार कौन सा पैटर्न इसमें आएगा ये भरना है। तो देखिए यहाँ हम अगर इसको मिलाएंगे तो ये इस तरह से सीधा मिल जाएगा, और बीच वाला हिस्सा सफेद रहेगा और ये कोरा रहेगा, बाकी वो काला रहेगा। तो ये वाला पैटर्न किससे मैच कर रहा है, ये पहली आकृति से मैच कर रहा है। इसको भी आपने इसी तरह से करना है, इसको आपने यहां मिलाया, इसको आपने यहां मिलाया, और देखिए तीर के निशानों का पैटर्न कैसा है। तो मिलाने के बाद आपको देखना है कि जो तीर का पैटर्न है, तीर जो लगे हुए हैं, चारों का मुंह बाहर की ओर है इनमें सब में। तो यहाँ भी चारों का मुंह बाहर की ओर, और ये जो है केवल 2 वाले पे आंसर है बाहर की ओर, बाकी किसी का एक आध अंदर है, 1 या 2 अंदर की तरफ है, इसलिए सही आंसर बी। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जो पैटर्न अंदर दूसरे चित्र का है, तो यहाँ पे गोला बनेगा, फिर नीचे से एक गोला और बनेगा, लेकिन ये दोनों मिले हुए होने चाहिए बीच में। तो इस तरह का देखिए ये तो काला हो गया, यहाँ उल्टे गोले हो गए, तो सही आंसर बिल्कुल डी मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसको आपने मिलाना है, यहाँ से यहाँ मिलेगा, और इसके बाहर इस तरह से ये बनेंगे इस साइड से, तो इसके उल्टे हैं, इसके भी उल्टे हैं, इन दोनों के सुलटे हैं, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन और चीज है, इसके कोने में देखिए समकोण जैसा निशान बना हुआ है, तो इसके कोने में समकोण इसके अंदर की तरफ भाग बना है, तो इसलिए आंसर डी है। देखिए आपने फिर से यहाँ प्रश्न नंबर 13 से दूसरी प्रकार की आकृतियां हैं, इनको आपने निर्देश ढंग से पढ़ना, प्रश्न पढ़ना है। तो ये इसका जो तरीका है, ये 3 आकृतियां दी हुई हैं, एक निश्चित पैटर्न में चेंज हो रही है, तो उसी पैटर्न में चौथे स्थान पे कौन सी आकृति आएगी, ये उत्तर आकृतियों में से आपने खोजना है। तो यहाँ देखिए पहले जड़ है, इसके यहाँ तीर लगा है, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में,
90 डिग्री घुमा देंगे। अगर इसको पलट के हम इस तरह से घुमा देंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे, तीर का निशान। तो देखिए आंसर बी वाला सही है। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी आकृतियां हैं, इनको हम एक एक करके जो करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ ये त्रिभुज यहाँ है तो इस कोने आ गया, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, फिर नीचे चला गया, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, डायरेक्शन भी इसकी क्लॉकवाइज घूम रही है और खुद भी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ चला जाएगा और डायरेक्शन ये हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। उसी तरह से तीर का निशान हम देखिए। अब आयत देखिए, यहाँ आयत यहाँ है, यहाँ ऊपर चला गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहाँ आएगा तो ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। ये तीर का निशान देखिए, यहाँ था, फिर यहाँ आया, डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये तीन जो जिसमें मिल रही है तो काफी, ये तीनों में ही उत्तर हमें मिल गया। बी वाला बिल्कुल मिल रहा है और ये गोला यहाँ आ जाएगा वृत्त। देखिए 15 वाले प्रश्न में ये एक पंचभुज दिया हुआ है, इसके अंदर नीचे गुणा का निशान है, ऊपर इसके यहाँ पे इस तरह के चांद बना रखा है, अनुस्वार की तरह एक बिंदु है, वृत्त दिए रखा है, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ गुणा के निशान 2 हो गए। अब इसमें देखिए फिर ये उल्टा हो गया तो यहाँ गुणा के निशान 3 हो गए, तो फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा और गुणा के निशान 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आकृति सी बिल्कुल सही मिल रही है। यहाँ देखिए एक वृत्त है, वृत्त के नीचे गुणा है, फिर एक वृत्त के नीचे गुणा के नीचे फिर एक वृत्त और आ गया, तो अब फिर जो है 2 वृत्त और 2 गुणा इस पैटर्न में, पहले ऊपर वृत्त होगा, फिर गुणा, फिर वृत्त, फिर गुणा। देखिए फिर प्रश्न नंबर 17 से प्रश्न चेंज है। यहाँ पे अनुपात वाले प्रश्न, अनुपात का अर्थ होता है समानुपात वाले, कि जो संबंध पहली आकृति का दूसरी आकृति से है वही संबंध तीसरी आकृति का इनमें से किस आकृति से होगा। तो ये आपने ढंग से समझना है, पहले इनको पढ़ना है। और यहाँ देखिए, यहाँ 1/4 हिस्सा गुणा के निशानों से भरा है, 6 गुणा के निशान है, और दूसरे चित्र में इसके अगल बगल के दोनों हिस्से इसी निशानों से भर गए हैं। तो यहाँ भी 1/4 हिस्से इस तरह की लाइनों से है, तो इसके भी अगल बगल के हिस्से इसी तरह की लाइनों से भरेगा, तो ये सी वाला आंसर होगा। यहाँ देखिए एक चतुर्भुज है, नीचे त्रिभुज है, तो नीचे वाली आकृति जो है अंदर घुस गई ऊपर वाली आकृति की, तो यहाँ वर्ग है, गोला है, वृत्त है, तो यहाँ भी जो इसका आंसर होगा तो ऊपर वाले के अंदर नीचे वाली आकृति घुस जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 19 में एक वृत्त है बड़ा, 2 छोटे वृत्त है, ऊपर से अर्धवृत्त ऐसा किया हुआ है। यहाँ वैसी आकृति रही लेकिन अर्धवृत्त उल्टा हो गया है। तो तीसरी आकृति में भी सेम पैटर्न है, यहाँ ऊपर ये वाला निशान है, तो ये अगली आकृति में उल्टा हो जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा। तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए एक वर्ग है, वर्ग के अंदर इसके विकर्ण मिले हुए हैं, इसके कोरे मिली हुई हैं, सारी कोरें जितने तरह से हम मिला सकते हैं, केवल इसी तरह से 2 रेखाओं से इसकी कोर मिल सकती है। तो ये पंचभुज है यहाँ पे, तो इसकी कोरें यहाँ देखिए, ये सारी कोरें आपस में मिला रखी हैं, तो इसका आंसर ए वाला होगा। देखिए प्रश्न नंबर 29 से भी आपने निर्देश ढंग से पढ़ने हैं, और यहाँ पे ये आकृति दी हुई है, इसका एक हिस्सा भरा हुआ है, इसी पैटर्न से जो खाली हिस्सा है वहां पे इनमें से कौन सा हिस्सा बिल्कुल स्थान को पूरा करता है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा हिस्सा पूरा करता है। देखिए पहले वाला ये तो छोटा लग रहा है, दूसरा वाला ये मिल सकता है, क्योंकि देखिए तीसरा वाला तो हो नहीं सकता, यहाँ ये बीच बीच में सफेद है, तो ये बाहर की आकृति पूरी काली है, चौथा वाला बारीक है, तो इसका मतलब तीसरा वाला आकृति इससे मैच कर सकती है। तो इसको कुछ ना कुछ लग सकता है कि ये बिल्कुल मैच करेगा इससे। देखिए अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो ये बिल्कुल भरेगा, तो इसका मतलब तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए इसकी अगर हम पूरी आकृति भरेंगे तो इसका कौन सा हिस्सा पूरा भरेगा, तो इसका देखिए ये वाला, इसको हम अगर यहाँ मिलाएंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक है ना, ये उतना ही आकृति को पूरा कर देगा। तो इसका आंसर सी होगा, और ऊपर वाले का बी होगा, इसका सी होगा। इस वाली आकृति को अगर हम देखें तो ये कौन मिलाएगा, तो ये तो मिला नहीं सकता, इसका देखिए यहाँ अलग से कटे हुए हैं दांत, जबकि इसका ऐसी आकृति से कटा होना चाहिए, तो ये भी नहीं, ये इसका भी ये छोटा हो गया। देखिए सी वाला भी नहीं लग रहा है, सी का ये यहाँ पे ये गलत हो गया। तो डी वाली आकृति जो है बिल्कुल सही लग रही है, इसका ये वाला भाग ये, और ये वाला पोर्शन ये हो गया, और ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है, इसके साथ ये आकृति को पूरा कर रहा है। इसका देखिए अगर इसका कौन सा होगा, तो इसका जो है मैच कर रहा है दूसरा वाला। अगर हम इसको यहाँ मिलाएं
तो इसको बिल्कुल पूरी आकृति बन जाएगी। इसको पूरा कर देखिए, ये मिला के देखिए पूरा वर्ग बना रहा है, तो इसलिए आंसर होगा बी। देखिए प्रश्न नंबर 25 से जो प्रश्न है ये बहुत दिमाग वाले, यहाँ गलतियां बहुत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दर्पण प्रतिबिंब देखना है कि इस आकृति की अगर ये दाईं तरफ दर्पण लगा है तो ये आकृति कैसी दिखेगी। तो ये आकृति जो है ठीक उल्टी हो जाती है, जो ये वाला हिस्सा है इस तरफ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस तरफ चला जाएगा। जब दर्पण में हम कोई भी चीज देखते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि घर में ट्रेस पेपर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको पहले ट्रेस किया और उसको ठीक उल्टा कर दिया तो वही आकृति बनेगी। अगर ऊपर शीशा का भी ये भी होता है कि ऊपर साइड शीशा है, तब ये आकृति जो है इस तरफ से उल्टी हो जाएगी, मतलब जो ये दो हिस्से हैं यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ नीचे के दो हिस्से ये वाले ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए इससे ठीक उल्टा, तो ये तीर का निशान जो है एक काला तीर और एक सफेद तीर जो है इस तरफ आ जाएगा। तो रोटेट कर दिया तो बिल्कुल वही आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसका मतलब यही आंसर सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया पहला वाला ए। दूसरा भी देखिए, यहाँ जो धन का निशान है, गुणा का निशान जो है इस तरफ आ जाएगा धन में, ठीक है। तो देखिए धन में इस तरफ गुणा का निशान, यहाँ तो धन हो गया, यहाँ गुणा है, इसमें भी गुणा है। तो अभी ये दोनों आकृति मैच कर रही हैं। ये ऋण का निशान तो ऊपर ही रहेगा और यहाँ धन का निशान कहाँ चला जाएगा, इस साइड। तो धन का निशान इस साइड है, धन ऋण। तो यहाँ देखिए धन ऊपर भी है, तो इसका मतलब ये कंफ्यूज करने वाले, ऋण तो वैसे ही अपनी जगह पे रहेगा, ये धन भी वैसे ही रहेगा, केवल ये दोनों आकृतियां चेंज हो जाएंगी। तो ये आंसर जो है सी है। इसको अगर आपको देखना है तो इसको मैं फ्लिप करके आपको दिखा देता हूँ। सी, ये देखिए ये मैंने फ्लिप कर दिया तो देखिए धन गुणा ऋण धन ऐसे आ गया। तो ठीक है ना, तो यही आंसर। 27वें प्रश्न में जब इस तरफ शीशा लगेगा तो ये आकृति जो है यहाँ आ जाएगा, ये सॉरी ये गुणा का निशान यहाँ आ जाएगा, ये बराबर इधर चला जाएगा, नहीं गुणा के बाद ये वृत्त आ जाएगा, फिर बराबर, तब ये सी है तो सी का मुंह इस तरफ ऐसा हो जाएगा। तो ये सी उल्टा बराबर, सी उल्टा तो इसमें है नहीं, इसमें है बराबर। इसमें देखिए सीधे निशान बने हुए हैं इसमें, जबकि इसमें ऐसे निशान है गुणा। तो ये हो जाएगा ये वाला आंसर, डी वाला, ठीक है ना। तो और इसको इंक है तो ये आई इधर आ जाएगा, ये एन जब हम शीशे में देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा और के ऐसा हो जाएगा। देखिए मैंने इसको फ्लिप किया तो आई एन के इस तरह से हुआ, तो इसका आंसर जो है बी वाला है, ठीक है ना। और ऊपर वाले को भी एक बार मैं फ्लिप कर देता हूं, तब देखिए इसका आंसर बिल्कुल सही बताया मैंने कि नहीं बताया। तो देखिए इसका आंसर भी बिल्कुल डी से मिल रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 29 से आपको ये निर्देश ढंग से पढ़ने हैं और देखना है कि ये कागजों का मोड़ने का जो पैटर्न है, उसके बाद जो ये जैसे यहाँ पे ये गोले में छेद किए हुए हैं, तो उसके बाद इनमें से कौन सी आकृति बनेगी ये आपने खोजना है। तो पहले देखिए मेरे हाथ में एक कागज है एक, तो जिस तरह से यहाँ मोड़ा हुआ है ठीक हम वैसे ही मोड़ेंगे। इसको हमने ठीक उल्टा किया, देखिए यहाँ से मोड़ा ऊपर की तरफ और यहाँ से मोड़ा इस तरफ दूसरी आकृति में। अब तीसरी आकृति में देखिए इसको ऐसा मोड़ा गया है, ये देखिए ये था, इसको मैंने ठीक ऐसा मोड़ा, लेकिन इसकी दिशा बदलनी नहीं, आपको इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वैसी रहेगा, नहीं तो आपकी आकृति चेंज हो जाएगी। उसके बाद देखिए गोले किए हुए हैं, यहाँ पे एक गोला यहाँ पे है, देखिए दो गोले मैंने इसी डायरेक्शन में कर दिए हैं, तो आपको शायद वहां से उल्टी डायरेक्शन दिख रही होगी, लेकिन इसको देखिए मैं खोलता हूं, जो मुझे दिख रहा है इसको इसकी आकृति आपने पलटनी नहीं है, इसको इसी ढंग से खोलना है जिस डायरेक्शन में आपने खड़ा किया था। देखिए ये आकृति इसकी बन गई है। इधर देखिए 1 2 3 4 गोले, मेरे छोटे बड़े गोले बन गए, 4 गोले दोनों तरफ। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है डी वाला होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको घर पे काफी करनी होगी, तभी जाके आप सही आंसर बता सकते हैं। अगला देखिए, पहले आपने इस कागज को ये मोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर आपने इसको ऐसा मोड़ा, फिर हमने वैसे ही इसको मोड़ा जैसे हमने पहले वाला कागज
मोड़ा था। अब इसके यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने 4 त्रिभुज जैसी आकृतियां बना रखी है इस कोने पे। तो देखिए मेरी जो आकृति बनी, हो सकता है वहां से आपको डायरेक्शन चेंज दिख रही होगी कैमरे से, लेकिन जो मेरी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है, मैं इसको इसी डायरेक्शन में खोल रहा हूं। देखिए इस तरह की आकृति बन गई है। तो इसका मतलब जो पहला वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है, आंसर ए। अगले प्रश्न में देखिए, ये कागज है, इसको ऐसा मोड़ा है ऊपर से नीचे की ओर, दाईं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम बिल्कुल वैसे ही मोड़ेंगे। फिर इसको दूसरे चित्र में यहां मोड़ा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा ऊपर हो गया। और यहाँ देखिए इन्होंने त्रिभुज बनाया, यहाँ पे वृत्त बनाया पीछे। ये देखिए एक ऊपर त्रिभुज बनाया मैंने, मेरा थोड़ा बड़ा बना लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका देखिए, इसको मैंने इसी डायरेक्शन में खोला जिस डायरेक्शन में मोड़ा था। तो देखिए ये कितनी प्यारी आकृति बन गई। अंदर ये त्रिभुज बन गई उल्टी साइड, और बाहर ये वृत्त बन गए। तो ये जो है सी वाली आकृति देखिए बिल्कुल मैच कर रही है, सी वाली आकृति से मैच। अगला प्रश्न देखिए, ये इन्होंने इस डायरेक्शन में मोड़ा है, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर मोड़ा है ऐसा। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसको इतना ही मोड़ा और यहां से इन्होंने काट दिया इसको, तो ऐसे ऐसे और इस तरह से देखिए, ठीक है ना। अब इसको हम खोलेंगे, ठीक इसी ढंग से खोलेंगे तो देखिए ये वाली आकृति बन रही है। तो ये कौन सी वाली आकृति है? चौथी वाली, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 33 से ये प्रश्न है, इसमें कुछ कटआउट है, जैसे 4 कटआउट हैं, इनको मिला करके इनमें से कौन सी आकृति बन रही होगी। तो देखिए 3 तो सीधे आयत है, ये यहाँ पे 2 आयत छोटे छोटे हैं, तो इससे देखिए सीधे बी वाली आकृति बन रही है। इस कटआउट से देखिए यहाँ 2 आयत है, 2 त्रिभुज है, तो 2 आयत और 2 त्रिभुज से त्रिभुज इस आकार के हैं। तो देखिए इसमें तो 2 आयत के वर्ग जैसे बन रहे हैं और ये त्रिभुज समकोण है। इसमें भी देखिए त्रिभुज यहाँ वर्ग नहीं बन, अंदर ये आयत नहीं बन रहे हैं, यहाँ छोटा बड़ा आयत बन रहा है। तो इसका मतलब ये देखिए 2 त्रिभुज हो गए, 2 आयत ये हो गए, तो सही आंसर यही होगा। देखिए ये कटआउट है, ये वर्ग इससे मिला, यहाँ त्रिभुज इससे मिला, तो ये तो पहला हो नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए त्रिभुज बहुत छोटा है इसकी तुलना में, जो ये वाला त्रिभुज है। तो इसका यहाँ दोनों वर्ग दे रखे हैं, यहाँ दोनों त्रिभुज हैं, ये भी नहीं हो सकते दोनों। तो सही कौन सा होगा? ये वाला। देखिए त्रिभुज इतना बड़ा है और ये वर्ग जो मिल रहा है इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये सही आकृति डी वाली है। इनसे देखिए यहाँ 2 त्रिभुज इस तरह के हैं, एक त्रिभुज एक पतला सा है और ये इस तरह की आकृति है चतुर्भुज की। तो एक चतुर्भुज हो गया, इसमें भी सारे त्रिभुज हैं। इसमें देखिए त्रिभुज 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 और ये चतुर्भुज इस तरह का, ठीक है ना। इसमें देखिए त्रिभुज 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 और ये चतुर्भुज का तो बन रहा है, लेकिन आकृति इससे मैच केवल यही हो रहा है। तो सही आंसर बी। देखिए प्रश्न नंबर 37 से आपने क्या करना है कि इसमें निर्देश पहले आपने ढंग से पढ़ने हैं। और यहाँ देखिए ये जो पहले आकृति एक दी हुई है, इन 4 आकृतियों में से किस आकृति के अंदर ये छिपी हुई है। तो देखिए ये झंडे की तरह ये निशान है, तो इसमें तो है नहीं ये छुपा हुआ। देखिए इसमें साफ पता चल रहा है ये छुपा हुआ है। देखिए ये वाला जो है ये पूरा झंडा यही छुपा हुआ है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें यहाँ तक है और इसमें किसी में नहीं है। तो सही आंसर बी होगा। ये देखिए ए जैसी आकृति बना रखी है, ऊपर से ऐसा किया हुआ है, तो इसमें तो कहीं इस तरह का मैच नहीं कर रहा है। ए तो कर रहा है ये इस तरह का वो कोण जैसा, इसमें भी ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें देखिए ऐसे में उल्टी होकर के और यहाँ पे ये निशान मैच कर रहा है, बाकी इसमें भी नहीं है। देखिए ये वाली आकृति इस तरह की है, तो इसमें ये तो मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला डंडा इसमें नहीं है। यहाँ तो सीधी डंडी है ही नहीं, इसमें सीधी डंडी है, ये है, लेकिन बीच की लाइन नहीं है। इसमें देखिए ये और बीच की लाइन ये हो गई, तो ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए एन की तरह, ये उल्टा एन की तरह आकृति है,
तो ये किसी में नहीं है, इसमें देखिए इसमें मिल रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये ऊपर ये लाइन जा रही है और किनारे की लाइन जो अंदर आ रही है ये यहाँ से अंदर आ रही है, ये वाली, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैच कर रही है, तो 40 का आंसर बी। तो इस तरह से ये पैटर्न वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। आप चलते हैं मैथ्स की ओर। देखिए गणित में पहला प्रश्न है, कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मूलधन है 1200 रुपए, दर हो गई 5%, समय हमें ज्ञात करना है तो x हो गया। और इसमें जब समय ज्ञात, इनमें से तीनों में से एक चीज ज्ञात करनी होती है तो ब्याज दिया हुआ रहता है। तो लेकिन यहाँ चक्राने के लिए ब्याज नहीं दिया है, यहाँ पे मिश्र धन दिया है, टोटल राशि जो वापस करनी है, तो ब्याज हमें खुद ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमने टोटल 1800 वापस दिए और लिए मूलधन 1200 है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 600 ब्याज हो गया। अब हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, मूलधन गुणा गया दर गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। तो मूलधन हो गया, देखिए मैं इसकी स्याही चेंज कर देता हूं ताकि मूलधन हो गया 1200 गुणा दर हो गई 5%, समय हो गया x बटे 100 बराबर 600। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर केवल x ही x रखेंगे, बाकी 600 तो वह अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। पक्षांतर में क्या होता है, जो यहाँ बराबर के इधर नीचे है हर में, यहाँ अंश में चला जाएगा, और यहाँ जो अंश में है यहाँ 1200 नीचे गुणा 5 नीचे। तो देखिए 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो इसके काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूना 12। अब देखिए 5 कम 5, 5 दूना 10 और 0, फिर 2 से 2 कम 2, 2 कम 2 और 0। तो समय 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में इस दर से 600 रुपए हमें ब्याज मिलेगा 1200 पे, तो 10 वर्ष, ठीक है। 640 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले एक लाइन मार दो और इस तरफ से इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है 640 में। तो पहले हमने 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 में 0 बार, फिर 2 का दिया, 2 कम 2, यहाँ पे 1 बचा 12 हुआ, 2 छक्का 12 0, फिर 2 का दिया, 2 8 16 0, फिर 2 का दिया, 2 चक्को 8, फिर 0 में 0 बार, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, 0 में 0 बार, 2 कम 2, फिर 0 में 0 बार, 2 पंजे 10 और ये 5 के कम 5। तो ये इस अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया, एक बार 5। तो देखिए एक बार 5, यहाँ 2 बार 5 है, तो ये होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 और एक बार 5, ठीक है ना। तो ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, ठीक है ना। तो बी देखिए, यहां देखिए सी है, माना ये सी है, ये बी है, तो बी जो है सी से 10% कम है। अब सी कितना है, सी 150 से 5% अधिक है। अब देखिए सी का मान क्या है, 150 से 5%, तो पहले हम 150 का 5% ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो 150 का 5% हो गया 15 पंजे 75, 75 बटे 10। इसका मतलब 10 का भाग हम किसी संख्या में देते हैं तो एक अंक के पीछे दशमलव आ जाता है, तो 7.5। तो ये 150 से इतना अधिक है, यानी ये सी है 150 में हम 7.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 157.5। तो हमने बताना है बी का मान, तो बी का सी से 10% कम है, तो फिर हमने क्या करना है, इसका 10% निकालना है, 0.5 गुणा 10 बटे 100, ये 0 0 कटा, फिर हमने 10 का भाग अगर इसमें देंगे तो ये आ जाएगा, इसका एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा तो 15.75 आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे इतनी कम है सी से बी जो है सी से 10% कम है, तो यहाँ जो है इसको इतना कम कर दो 15.75, इसके ऊपर आप 0 रख दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो 15 10 में से 5 गया 5, यहाँ देखिए 14 बचा, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ 6 बचा 1,
4 141.75। तो 141.75 डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग है एक आयत है, इनके परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है, आयत की लंबाई ये मीटर लिख दिया 18 मीटर। तो आयत की चौड़ाई बतानी आपने, तो पहले हम क्या करेंगे कि दोनों के परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणा 4। तो 16 चौको 64 मीटर हो गया वर्ग का परिमाप। तो इसका मतलब आयत का परिमाप भी 64 मीटर हो गया, इसका परिमाप भी 64 मीटर हो गया। अब 64 मीटर में क्या है, दो लंबाई है दो चौड़ाई है। तो इसको हम सबसे बढ़िया तरीका यह है, दो लंबाई धन दो चौड़ाई बराबर 64 मीटर। ये 64 है 64। तो दो लंबाई हमें पता है 2 गुणा 18 यानी 36 हो गया, धन दो चौड़ाई बराबर 64। तो इसको 18 दोनों 36 हुआ, तो दो चौड़ाई बराबर कितना हो गया 64। क्या धन में है 36, ठीक है ना, तो यहां ऋण में चला जाएगा, 18 दूनी 36। तो इसमें से कम करा तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 14 में से 6 गया 8 और 2 28, तो 28/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में यहाँ 2 में, तो 2 से हम 28 काटेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी 14 मीटर। देखिए इसकी चौड़ाई हम वैसे अंदाज से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 18 18 36 हो गया, तो 64 में से 36 कम कर दो तो जितना बचेगा, ये दोनों चौड़ाई है उसके 2 से कर दो तो 14 हो गया। तो यहाँ 18 14, देखिए अगर हिसाब सही मिलान करना है तो 18 14 कितने होते हैं, 8 और 4 12 22 होते हैं, 18 14 32 होते हैं। तो 32 एक ये दोनों 32 हो गए, तो ये दोनों भी 32, तो 64 हो गया। तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इसकी क्या बतानी थी, चौड़ाई, तो चौड़ाई हो गई थी 14 मीटर। ठीक है, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, ठीक है ना, क्योंकि जो जब हम पहुंचे 2:45 पे, अब यहाँ 4.5 घंटे, तो यहाँ देखिए 2:45 में से 2:45 PM का मतलब दोपहर का है, ठीक है ना, इसमें से हमने 4.5 घंटा, तो 4 घंटे 30 मिनट को बोलते हैं 4.5 घंटा, ठीक है ना। तो इसको घटाना है, तो इसमें से देखिए घटेगा नहीं, लेकिन हमें देखना इसको रेलवे की भाषा में लिखना पड़ेगा। 2 बजे को हम बोलते हैं 12 बजे को 12 बजे को 1 बजे को 13 बजे और 2 बजे को 14 बजे। तो इसका टाइम होगा 14:45, और इसमें से 4 घंटा 30 मिनट को आप लोग घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 15 बचा, यहाँ 14 में से 10, इसका मतलब ये है कि हम 10:15 पर सी वाला आंसर 10:15 पे यात्रा पे हमने आरंभ की थी यात्रा। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं। तो नदी के किनारे कितने हैं, नदी के किनारे 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 है। झुंड का 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले पे हैं। तो घोंसले में कितने हैं, 1/5। बाकी बचे 22 पक्षी, तो बचे कितने हैं, 22 पक्षी। तो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, ठीक है ना, मतलब भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं। अब हमें क्योंकि उत्तर कहां से मिलेगा, इस 22 संख्या से। तो ये 22 कौन सी संख्या है, 1/4 तो नदी में के किनारे हैं, ये घोंसले में है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और उसको एक पूरे हिस्से में से घटा देंगे, पूरी पक्षियों का मतलब एक में से घटा देंगे, तो जो भाग बचेगा वो 22 का होगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको जोड़ते हैं, 1/4 धन 1/5। तो इसको आप सरल 5 को 20 यहाँ आ गया, अब 5 एकम 5 धन 4 एकम 4, तो 9/20 पक्षी हो गए, जो घोंसले पे और नदी के किनारे को दोनों जगह है, ठीक है ना। अब इसको हम एक में से माइनस कर देंगे 9/20, तो एक को 1/1 किया हमने, इसको बराबर करने के लिए गुणा 20 जैसे हम करते हैं, तो 20 में से 9 गया, तो 11/20 पक्षी। तो 11/20 किसके बराबर है, 22 के बराबर। तो x का 11/20 बराबर 22, तो x बराबर 22 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा पक्षांतर करके, 20/11। अब देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 40। इसका मतलब ये टोटल पक्षी हैं 40,
ठीक है ना। इसको उत्तर जल्दीबाजी में आपने यहाँ 40 नहीं लिखना है। यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया है घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो 40, तो 1/5 घोंसले में है, तो 40 का 1/5 हम निकालेंगे, तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 8 पक्षी घोंसले में है, तो उत्तर होगा 8। ठीक है, इसको समझ के दिमाग से आपने करना है। बहुत अच्छे सवाल हैं, आपके दिमाग को जांचने वाले सवाल हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो हमेशा जो बड़ी से बड़ी संख्या बनती है वो 9 9 से बनती है। तो 6 अंकों की होगी 9 9 9 9 9, 6 बार 1 2 3 4 5 6, 5 बार 9 यहाँ होगा। ठीक है ना। तो इसको अंतर बताना है, तो अंतर का मतलब घटाओ इसको, तो ये इतना हो गया, ये हो गया 9 लाख। तो 9 के आगे 5 जीरो। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 700 मीटर चौड़ी है। ठीक है ना। ये पार्क देखिए 1500 मीटर, देखिए ये पार्क है 1500 मीटर लंबा, 750 मीटर चौड़ा। तो इसका, क्योंकि इसकी साइकिल सवार ने इसके चारों तरफ चक्कर मारने, तो इसका मतलब इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो इसको हम लंबाई को जोड़ दीजिए, इसमें 750 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 2250 मीटर। तो इसका परिमाप निकालने की, तो दो भुजाओं की लंबाई हुई, तो लंबाई धन चौड़ाई गुणा 2, 2 जीरो का 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4500 मीटर, 4500 मीटर। एक चक्कर में उसे जाना पड़ेगा। तो क्योंकि साइकिल सवार ने 4 चक्कर मारने हैं, तो 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16, 2 18, तो 18,000 मीटर। तो 18,000 मीटर के अगर हम किलोमीटर बनाएंगे, तो इसमें हम 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से अगर हम भाग देंगे, भाग देने का मतलब बट्टा करना, तो 18 किलोमीटर हो गया। तो 18 किलोमीटर इसको जाना पड़ेगा। तो इसकी चाल है 4.5 किलोमीटर, तो इसको 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसकी दूरी देखिए, यहां कर रहा हूं इस सवाल को, इसकी दूरी हो गई समय बराबर दूरी 18 किलोमीटर बटे चाल हो गई 4.5। देखिए भाग के सवाल में जब नीचे गुणा होता है, जिससे हमें काटना होता है, तो यहाँ दशमलव हटा देते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180 बटे, इसमें एक जीरो और आ जाएगा, तो ये हम एक अंक के पीछे दशमलव लगेगा, तो ये कट गया, तो 45 बटे 90 आ गया। तो इसको हम काटेंगे, तो काटने के लिए देखिए 15 से काटे, तो 15 तिया 45, 3 आया, 15 कम 15, और ये 30 30 हुआ, 15 दूना 30 12 हुआ, 3 कम 3, 3 चौको 12। तो इसका मतलब 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि 15 ऋण 15 भागा 15 गुणा 6 बराबर x है, तो x का मान कितना। तो इसका मतलब इसको हल करना है, बस कुछ नहीं करना आपको। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसी को पहले भाग का सवाल हल करना पड़ेगा। तो इसमें भाग हल करने के लिए, चलो हमने जिसको हल करना है उसके नीचे आपको ऐसा, सॉरी, ऐसी लाइन मार दी। तो 15 ऋण 15 का भाग हम 15 में देंगे, तो 1 आएगा गुणा 6। तो फिर क्या करते हैं, गुणा, तो बराबर करके 15 ऋण 6 कम 15 में से 6 गया, तो आंसर आएगा 9। ठीक है, तो ये 9 वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 3/8 भागा, ये कोष्ठ के भीतर ये प्रश्न है, तो सबसे पहले हम कोष्ठ वाला करते हैं। ठीक है ना, बाकी हम वैसे लिखेंगे, मैं दोबारा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं। तो बराबर करके हमने लिखा 3/8, सॉरी 8, 3/8 भागा, तो इसको जब हम हल करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ गुणा 2 हो जाएगा बराबर करने के लिए, तो ऊपर भी गुणा 2 हो जाएगा। तो नीचे 6 6 आ गए, तो ऊपर 5 दूनी 10 आ गया, 10 में से 1 गया, तो 9 9/6 हो जाएगा। ठीक है ना, और धन करके हो जाएगा 5/8। अब देखिए इसमें भिन्न में हम भाग तो करते नहीं है, तो हम इसको उल्टा करके गुणा में बदल देते हैं। 3/8 भाग की जगह गुणा किया, तो 6/9 हो गया, और धन 5/8। तो इसको हम यहाँ गुणा को अगर सॉल्व करेंगे, तो इसको हम काट सकते हैं। काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 3 9, देखिए, सॉरी,
3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ 1 बच गया, तो इसको यहाँ ऊपर 2 एकम 2 हो गया और नीचे 8 एकम 8 हो गया। 2/8 धन 5/8। तो ये इसको हम जोड़ेंगे तो दोनों नीचे बराबर हैं हर में, तो 5 और 2 7/8 उत्तर हो गया। देखिए ये प्रश्न का आंसर होगा। देखिए इसका गुणनफल हमें बताना है 140.75 गुणा 0.01, क्योंकि 1 से गुणा करना है तो 1 से गुणा करके आंसर उतना ही आता है, तो हम पहले 1 से बराबर इसका आंसर लिख देंगे। इसमें अभी दशमलव कुछ मत मारो, तो 1 से गुणा करके हम किसी भी संख्या को करते हैं तो उतना ही रहता है। अब हमें दशमलव गिनने हैं, तो 2 अंकों के पीछे यहाँ दशमलव है, 2 अंकों के यहाँ, तो 4 अंक हो गए, तो 1 2 3 4, तो आंसर यहाँ हम दशमलव रखेंगे तो आंसर ये हो गया 1.4075, 1.4075 ये वाला। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है 45, 60, 75 के मौ 100 HCF और लॉ 100 लॉग LCM का योगफल। इन दोनों का हमें योगफल करना है, तो पहले हमें मौ 100 निकालना होगा। तो मौ 100 में क्या करते हैं, हम छोटे वाले का भाग उससे बड़े में देते हैं, तो 60 में दीजिए। तो 45 एकम 45 हो गया, यहाँ बचा 15, 15 तिया 45। तो इसका मतलब इन दोनों का तो 15 हुआ, तो 15 का भाग 75 में जाता है कि नहीं, तो हम जानते हैं कि जाता है। 15 पंजे 75, तो ये भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 900 तो हो गया 15, तो इसका HCF हो गया 15। और अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखिए 45, 60 और 75। तो सबसे पहले 5 से ही मैं दे रहा हूँ, 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 25 और 5 दूनी 25। अभी देखिए 5 का जा रहा है 15 में, तो 9 में नहीं जा रहा है, 12 में नहीं जा रहा है, 5 तिया 15। तो अब देखिए 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 एकम 3, फिर 3 का 3 एकम 3 और 4 में 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ देखिए यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो सवाल समाप्त हुआ। तो इसका गुणन कितना हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 5 पंजे 25, 25 तिया 75 और 75 तिया, चलो 75 दोना कर रहा हूँ, 75 दोना 150 होता है, 150 दोना 300 होता है, 300 तिया 900 हो गया। इसमें योगफल बताना है दोनों का, तो 900 में हम 15 को जोड़ देंगे, तो ये 915 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सही आंसर हो जाएगा 915। ये 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो आयतन होगा, पहले दीवार का आयतन निकालेंगे और दीवार के आयतन में हम भाग दे देंगे ईंट का आयतन। अब यहाँ देखिए यहाँ मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, बाकी सब सेंटीमीटर में। तो दीवार का आयतन भी हम ईंटों की संख्या के क्या करेंगे, ऊपर दीवार का आयतन लिखिए और नीचे ईंट का आयतन लिखिए, लेकिन इसको मीटर को सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 800 सेंटीमीटर हो गए, गुणा गए 600 सेंटीमीटर हो गए, गुणा गए 22.5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर हो गया, गुणा गया 11.25 सेंटीमीटर हो गया, गुणा गया 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसको तो दशम, सबसे पहले तो यह है कि इसको काटने के लिए इसको दशमलव हटा दो, तो दशमलव हटाने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी हम 100 से गुणा करेंगे। तो किसी एक को कर दो 100 से गुणा, तो हम देखिए इसको कर रहे हैं, यह 800 वैसे रहने दो, 600 वैसे रहने दो, गुणा गए, अगर इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे, तो एक अंक के पीछे दशमलव है, तो यहाँ दशमलव है, तो ये जीरो कट गया। ठीक है, नीचे अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 25, इसके आगे देखिए 2 जीरो आएंगे, तो यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव आ जाएंगे, तो इसको कट गया। 100 से गुणा करने का मतलब ये था कि दशमलव हट जाए, गुणा 6 हो गया। अब देखिए इसको काटो, तो मैं इसकी स्याही चेंज कर रहा हूं काटने के लिए। तो काटने पे जो आसान है, 25 से पहले काटो, तो 25 से कम 25, 25 तिया 75 और 50 बचा, तो 25 दोनों 50। ठीक है, यहां से 25 से ही इसको काटो,
देखिए यहाँ 1125 है और यहाँ 2250 है, तो 1125 से कम 1125। आप लोग छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, मैं सीधे काट रहा हूँ। तो 1122 ये 2 बार जा रहा है, 1100 का दुगना 2200 और 25 का दुगना 50। तो क्या 1100 1125 का दुगना होता है 2250, तो 2 बार गया। 6 कम 6, 6 कम 6, जीरो में 2 जीरो बार। तो यहाँ नीचे देखिए 1 1 1 आ गया, तो 32 का गुणा हमने 2 से किया, फिर 1 से किया, तो 32 गुणा 64 हो गया, और 100 से गुणा करके 2 जीरो आ गई, तो 6400 ईंटें लगेंगी। तो 6400 ईंटें। ठीक है, देखिए 54 वाला क्वेश्चन है, 0.09 डिवाइड बाय कितना। तो पहले हम इसको ये वाला गुणा हल करेंगे कोष्ठ के अंदर का, तो ये बराबर हो जाएगा 0.9 भागा 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 में एक अंक के पीछे यहाँ दशमलव, दो अंकों के पीछे दशमलव, तो 0.9 हो जाएगा। तो जब हम भाग करते हैं, देखिए तो भाग में क्या करते हैं, यहाँ इसमें भाग देना है 0.9 का, ठीक है ना। तो यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है, तो इसका मतलब 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा इसको भी, और जब नीचे 100 से गुणा करना है तो ऊपर हर अंश को भी 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 900 हो जाएगा, यहाँ भी 900 हो जाएगा। यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है, तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, यहाँ 1 अंक के पीछे, तो यहाँ 1 अंक के पीछे। अब 9 का भाग हमें 90 में देना है, तो 9 दशमलव 9 एकम 9, सॉरी 9 एकम 9 और 0 बार, तो 9 दशमलव 90 होता है, तो 10 आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। अब देखते हैं 25 के बराबर कौन सा नहीं है। तो इसको हमने सॉल्व किया। 50 ऋण ये, तो 100 में 4 का भाग 100 में दिया, तो 25 आया। तो 50 में से 25 गया, तो 25 ही आता है, ये तो 25 के बराबर है। यहाँ देखिए 20 में 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग देने पे कितना होता है, 4 पंजे 20, तो यहाँ पहले 20 है, तो 20 धन 4, तो ये भी 20 धन 5, ये भी 25 हुआ, ये भी 25 हुआ। अब देखिए 10 धन इसका गुणा पहले हम करेंगे, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं इसको 10 धन, इसको 5 दूनी 10 हो गया धन, और 10 में से 5 को घटा दो 5, तो यहाँ देखिए 10 10 20 और 5 25, ये भी 25 हो गया। तो इसका मतलब तो आंसर यही होगा, क्योंकि ये वैसे भी 2 एकम 2 हुआ और 24 हुआ, तो 24 धन 2 26 हो गया। देखिए तो आंसर डी वाला सही है। 175 ग्राम के 10% का 5%, तो देखिए 175 ग्राम का 10% का मतलब 10/100, फिर का 5/100, का मतलब गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ देखिए काटने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा वो कर दीजिए। 5 पंजे 25, 5 सता 35 और 2 37, 3 5 एकम 5 और 3 8, 875/100 दशांक के 1000। तो जब हम किसी संख्या में 1000 से भाग देते हैं, तो उसके 3 अंक के पीछे दशमलव आता है, तो 0.875 आ गया ग्राम, 0.875 ग्राम। देखिए x का वह मान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है। देखिए ये सवाल है, आपने ये वाले x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो सवाल पूछे गए हैं काफी स्टैंडर्ड के पूछे गए हैं, इस तरह के सवाल सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं। तो आपने बड़े दिमाग से इसको करना है, तो इसको आप हल करेंगे। तो पहले इस कोष्ठ का वो हटा दीजिए, 11 3 33 और 7 40, 40/11 गुणा 11/5। अब देखिए 11 11 तो कट गया, 5 एकम 5, 5 8 40, तो यहाँ हो गया 8 मार्क। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग को हम करते नहीं है, तो x गुणा 7/3 x बराबर 4/3। अब हम पक्षांतर करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, बाकी यहाँ 8 गुणा 7/3। अब ये 4/3 को हम बराबर की इस तरफ लाएंगे, तो उल्टा हो जाएगा 3/4, तो बराबर ये x यहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ हर में है तो यहाँ अंश में चला जाएगा। अब इसको आप काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखिए नीचे 1 1 आ गया, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 7 आया, तो 7 दूनी 14, तो 14 बराबर x, इसका मतलब x का मान 14 आया, तो यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है। अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए।
तो देखिए जितने में खरीद व्यय किया जाता है मरम्मत में, तो वो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा तो 1200 में खरीदा और 200 इसमें और खर्च किए, तो इसमें ऐड हो गया, तो ये 1400 इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। और इसके 1680 में बेच दिया, तो अमित को प्रतिशत लाभ बताना है, तो विक्रय मूल्य इतना हो गया, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो 1680 में से हम 1400 को घटा देंगे, तो 280 रुपए का लाभ हुआ उसको। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत का ज्ञात करने के लिए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, तो 7 से काटो, ये 14 से 14 कम 14 14 28, 14 कम 14 14 दूनी 28 और जीरो में जीरो बार, तो 20% का लाभ हुआ, 20% आंसर। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हम 7 अंकों को तो 7 बार 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की है तो 3 बार 0 और 1 बार, अंतर बताएंगे हम, तो 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 और बीच में 8 है, ये वाला आंसर सही है, डी वाले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख, 98,999। निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। तो इसका पूर्ण संख्या में आपको परिणाम बताना है, तो पूर्ण संख्या के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूर्ण संख्या ही लिखेंगे। देखिए बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन जब हम पूर्ण संख्या लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये देखो 49.6 है, तो क्योंकि अब दशमलव में 5 या 5 से बड़ा होता है, तो उसको हम बड़ा आगे वाली संख्या लिख देते हैं, तो 49 की जगह ये 50 हो जाएगा इसका मान। क्योंकि पूर्ण संख्या में मान बताना है, तो 10.2 है, तो ये गुणा गया 10 ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 0.2 है, 5 से छोटा है, यहाँ ऋण करके 10 के आगे ऋण, 7.1 है तो ये 7 ही रहेगा, गुणा गया 29.7 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है। ऋण 5.1 है तो 5 ही रहेगा, गुणा गया 20.1 है तो 20 ही रहेगा। तो पहले हम गुणा गुणा कर देंगे, तो 5 दशांक 500 हो गया, ऋण 7 21 हो गया, 0 ऋण 20 पंजे 100 हो गया। तो देखिए 500 में से ये 2 बार घटाना है, तो ऋण ऋण को हम जोड़ देंगे, तो बराबर करके 500 हो गया, ये 210 में 100 जोड़ के 310 को घटा देंगे, ठीक है ना। 10 में से 1 गया 9 और 190, तो आंसर आया 190। आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है पहले, और इस पे आधारित नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी, ठीक है। इस पे आधारित आपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या पहना जाए। ये वाला उत्तर सही होगा। थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, ये इसमें कहीं विवरण नहीं आया है। आलसी लड़की का भी विवरण नहीं आया है। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि उसके कपड़े फिट नहीं थे, ठीक है ना। बाकी रंगीन है, ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है। संग्रह का समानार्थक शब्द, तो संग्रह का समानार्थक शब्द होता है इकट्ठा करना या जमा करना। हेमा है लालची, स्वार्थी, दानी, भली, तो इसके हिसाब से वो दान करना चाहती है, तो दानी लड़की है। दान करना का विपरीतार्थक है, इसका उल्टा क्या होगा, तो दान देना तो किसी को देना, तो इसको लेना हो जाएगा।
ठीक है ना, देना का लेना होता है, तो दान देना वही हुआ। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया और वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। अब प्रश्न है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है, तो पर्यटन करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? तो मनोरंजक का समानार्थी मन भावन। देखिए 68 है, स्थानों को यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। तो किन स्थानों की यात्रा करना समझा जाता था? तीर्थ स्थानों की, ठीक है ना। लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। तो क्या अधिक करने से होता है? पर्यटन अधिक करने से एकता का अनुभव होता है। ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है, तो ऋषि विद्वान होता है। तो ये इस तरह से तीनों के उत्तर होंगे। तीसरा अनुच्छेद, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा से घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता हॉज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग हौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, सत्य है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी सत्य है। वे उच्च प्रशिक्षित होता है, वे भी सत्य है। तो वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ये असत्य है। संकट तो उनके जीवन में आता ही है। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, तो मिनटों में, ऊपर आया था कि मिनटों में वो तैयार हो जाते हैं। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो क्योंकि वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ये अर्थ उसका है 73 का। अपने हाथों से चलाने का आशय है कि अपने हाथों से काम करना, ठीक है। घटित होना का अर्थ वही है जो का है, तो जो होना का है वही घटित होना का अर्थ है, क्योंकि घटित होना आना तो हो नहीं सकता, बुलाना भी नहीं हो सकता, आग लगाना भी नहीं होगा। तो होना या घटित होना एक ही बात है। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षित रहते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों से संकेत मिला है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं, ठीक है।
अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें के लाभ बताना है। तो किसके लाभ बता रहे हैं? साइकिल चलाने के।